Good morning friends. So class 10th subject mathematics. Okay. So first कल मेरे व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा मैसेज आया है वो क्लास 10th के स्टूडेंट का, है ना। उसका मैजिक जो मैथमेटिक्स में मैजिक होता है ना, मैजिक नंबर, वैसा एक मेरे पास में आया है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो किसी बच्चे ने बहुत अच्छी वैल्यूज़ दी है और इसका डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा दिया है कि देखिए आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो इनका आंसर एक जैसा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो कर ले हम लोग 2 मिनट लगाते हैं, उसके बाद में हम आज करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2, है ना। तो 3.2 आपके पास बुक हो ना हो आप जानते हैं, आप डाउनलोड कर दो, मुझसे अच्छा जानते हैं ना, नेट मुझसे अच्छा चलाते हैं आप लोग। ठीक, तो चलिए वो नंबर देखते हैं जल्दी से, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। किसी ने मुझे ऐसा लिख के दिया और बहुत बहुत अच्छा भी मुझे लगा कि आपके लिए शेयर करना चाहिए। और आप भी अगर मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ मैजिक नंबर और ये देते हैं, है ना, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो किसी बच्चे ने दिया है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उस बच्चे ने ऐसा दिया है कि देखिए आप इसे लिखे 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर लिखे 2 2 2 और फिर लिखे 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर लिखिए 3 3 3 और फिर लिखिए 3 प्लस 3 प्लस 3। आप ऐसे कोई सा भी नंबर लिखिए क्योंकि इसका आंसर जो है वो सभी का सेम आएगा, है ना। और वो सभी का सेम आएगा और उनका बोलना पड़ता है क्योंकि ये आंसर आएगा शायद, हाँ कंफर्म नहीं हो, क्योंकि आंसर जब आएगा तब अपन देखेंगे। अच्छा ये है ना 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ये सभी में आंसर क्योंकि सेम आ रहा है। अच्छा क्योंकि करके देख लो तो फिर देखो हम लोग वैसा थोड़ी सोचेंगे, हमारा सोचने का तरीका चेंज कर देंगे। आप अगर देखो तो ये इसको सॉल्व कैसे हो रहा है पता है बेटा, ये ऐसा लिख दिया 1 प्लस 1 3, फिर यहाँ पर जो आया वो आया 2 2 2 डिवाइडेड बाय 8 आया, 8 कितना है 8 आया, 6 आया, 6 आया, 8 नहीं आया, 6 आया, 2 प्लस 2 प्लस 2। और ये कितना आया 3 3 3 3 3 3 और ये आ गया 6 और ये आ गया 9। और इन सब में एक कॉमन सी बात है, इसलिए इसका आंसर है ना सेम आ रहा है। देखो बहुत बहुत अच्छा है ये। देखो इसको कैंसिल करो, 3 जा फिर बचेगा 2 2 7 जा 3 7 जा 21, ठीक है। अच्छा इसको भी अगर आप कैंसिल करें तो देखो 3 टाइम्स 2 से कैंसिल करो, ये आएगा 1 1 1। अच्छा ये तो वही आ गया, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 27। अरे वाह, इसको देखो तो 3 से कैंसिल करो 3 और इसे हमने कैंसिल करा तो ये आ गया 1 1 1, ठीक है। तो ये देखिए 1 1 1 डिवाइडेड बाई 3 1 1 1 डिवाइडेड। अब आप अगर 4 4 4 ले लोगे तो उसका भी आंसर सेम आएगा, पर ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जो है वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ के 3.2 के। मैं है ना 3.2 के कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और उसे 1 बाय 1 क्या करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वैसे आप लोगों को पता है कि कहीं कहीं पर हम ऐसा देखते हैं, और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक बार शेयर भी करी थी। वो शेयर ये बात करी थी कि पेयर लाइन की 3 प्रॉपर्टीज है, और हमने लिखा था, मैं एक बार फिर लिख देता हूं कि अगर लाइन जो है वो यूनिक पार्ट पे एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तब उसके द कंडीशन इज a1 upon a2 and b1 upon b2 is not equal to, the another condition when the lines are parallel it means the no solution, है ना। तब क्या होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। और थर्ड वाली कंडीशन ऐसी है जिसमें लिखा हो कि लाइंस एक दूसरे पे क्या कर जाए ओवरलैप कर जाए, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो वहाँ पर ये होता है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, वो 3 क्वेश्चंस अपने पास में है,
एक्सरसाइज 3.2। तो मैंने यहाँ लिखा है बेटा एक्सरसाइज 3.2, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख लेता हूँ, आपको समझाने के लिए बड़ा तेजी से समझाता हूँ, ठीक। तो हमने ये 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे, 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते हैं एंड वी विल बी फाइंड दैट दीज पेयर ऑफ लाइंस आर हैव द यूनिक solution or no solution. No solution means the lines are parallel, ठीक है, or the infinite many solution. तो हम कंडीशन के थ्रू देखते हैं। इसमें a1/a2 इट मीन्स 5/7 इज -4/6। अब इसको देख के बताओ दीज आर इक्वल आर नॉट। तो आपने बोला कि ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, तो इट मीन्स a1/a2 if a1/a2 is not equal to b1/b2 then it have the unique solution, ठीक है ना। तो ये तो छोटा सा पार्ट था, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये क्या आ गया बेटा 9/18 और फिर अपन लिख देते हैं अगला वाला, क्या लिख देते हैं, अभी इक्वली लगा लेते 3/6 और आगे वाला क्या लगा ले -12/24। ध्यान रखें मैंने इसे ट्रांसपोज कर दिया है ना, ट्रांसपोज द C1 एंड C2 ऑन द नेक्स्ट साइड, ओके। सो दिस इज द वैल्यू इज 1, 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा और माइनस से माइनस कैंसिल। इट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। आप समझे कि इसमें क्या कौन सा आएगा, नो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर मैं लिख दूं इट्स यूनिक सॉल्यूशन, ओके बेटा। द अनदर वन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बोली क्या लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा फटाफट और वो लिखा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा लिखा, ठीक। अगला वाला करते हैं। तो हमने नेक्स्ट वाले में देखा तो हमने लिखा 6/2। ये क्या है बेटा a1/a2 और 2 बार में आप सीख जाओगे मुझे पता है ना। इज इक्वल टू -3/-1, क्योंकि आप माइनस कोएफिशिएंट देखते हैं ना, द कोएफिशिएंट ऑफ द y इज -3, कोएफिशिएंट ऑफ द y इज -1 इन द सेकंड इक्वेशन। द अनदर पार्ट इज -10/-9। हाँ, 2 3 जा 2 1 जा माइनस माइनस, इट मीन्स 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9। इट मीन्स a1/a2 what a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये कौन सा हुआ, कौन सा सॉल्यूशन इसे बोले, तो ये सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन, यानी इट मीन्स दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। अच्छा ये वाले में क्या बनेगा, दीज लाइन आर कोइंसाइड, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ, क्या लिख दूँ बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और यहाँ क्या लिखना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो बस अब ऐसे क्वेश्चन हजारों आपके पास आएंगे तो कर देंगे। कुछ नहीं, जब भी आपको कोई इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दे तो आप सबसे पहले यही देखिए a1/a2 b1/b2, और जैसे आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 में कोई रिलेशन मिल जाए, इनमें से कोई सा मिलेगा, एक ही रिलेशन कोई सा मिलेगा, तो आप उसकी वैल्यूज लिख दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं ये जो क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो मैंने क्या करा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। कहां से, तो फिर वही एक्सरसाइज 3.2। चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, वहां पर इक्वेशन अलग अलग लिखी है, पर मैं उस पर नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। कैसे, देखिए क्या है कि वी हैव द 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स x एंड y, दिस वन इज आल्सो एंड द अनदर वन।
है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है वो ऐसे ही दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करें कि यू विल बी ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ओके, तो मेरे पास यही रहने देता हूँ, कहाँ इतना, फिर से हमने इसे लिख दिया और फिर हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन इन दीज टू लाइन्स, then it A1/A2 is not equal to B1/B2. It means it is unique solution. The line are intersecting each another at one point. ठीक है, दो लाइनें गई वो एक दूसरे को, जब उसका किसी एक पॉइंट पे कट कर जाए तो उसे अपन बोलते हैं द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। द अनदर वन, इसमें आप देखें तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, इट मीन्स द बोथ द लाइन्स L1 एंड L2 आर ओवरलैपिंग टू ईच अनदर। दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट है उसके सब सॉल्यूशन है, यानी ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, इसे कभी कभी अपन क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, है ना। तो ये इसमें भी सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इसे भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, है ना। सॉल्यूशन निकल रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट हुआ। पर इस दोनों पार्ट में क्या हो रहा है? दोनों लाइनें पैरेलल है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एक पॉइंट पे कट करेगी या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, है ना। तीसरी कंडीशन क्या है? द टू लाइन्स आर पैरेलल, इट मींस बोथ आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, है ना। तो इसको बोलते हैं लो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है तो एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं, वो बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हमने बोला तो आपको पता लग गया। कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या क्या हो? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए ना। अच्छा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तब अपन क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उसे सॉल्व करना, देखें कि आपको पता लगता है क्या कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में से वो क्या है ना। चलिए, रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन? वन रेक्टेंगुलर गार्डन, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो हमने देखा वहां पे जो लिखा हुआ है उसे आप रीड कर रहे हैं, है ना। और पता जैसे है वहां लिखा हुआ है द लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, दिस इज द विड्थ एंड लेंथ इज 4 मोर देन। तो सपोज I take the breadth is 4, then breadth is x, then length is x plus 4. Okay, and it is written the half of the perimeter. तो perimeter को p से रिप्रेजेंट कर देते। perimeter of the rectangular garden is equal to twice length plus breadth, है ना। length plus breadth, b ऐसे लिख देते हैं। चलो, perimeter and half of the perimeter, it means half of the perimeter, to twice L plus B x plus 4 length and breadth। क्या लिखा हुआ है? half of the perimeter of the garden is, I think 36 it is written. What is written? 36. So I will be take this one. हाँ, यहाँ पर मुझे है ना थोड़ा सा चेंज कर लेने दीजिए। अपन ऐसा लिखते हैं हाफ, फिर अपन लिखते हैं ये तो लेंथ ऑफ द, ये क्या हो गया? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हाफ कर दिया। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। हाउ मच? 36। हाफ पेरीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर? ट्वाइस L plus B is equal to 36 and 2 is cancelled with 2. Length is x, x plus 4, length is x plus 4 and breadth is x is equal to 36. So this is the 2x plus 4, 2x plus 4 is equal to 36. It means 2x is equal to 32 and x is equal to 16. x is equal to 16 अगर ये 16 है
the breadth is 16, then what is the length? It is 20. हाँ, इसको सम कर लीजिए, 36 का डबल 72 और उसका हाफ कितना? 36 ही आएगा. So again you read the question. And a rectangular garden have the length 4 more than the breadth. x लिया तो इसको x plus 4 लिख दिया. Half of the perimeter, तो perimeter is equal to twice length plus breadth. Half of the perimeter, it means half, and perimeter is equal to these 1, 2 and 2 is cancel, length plus breadth. Length is given, breadth is given, x plus 4 and x sum 2x plus 4, then x is equal to 16. So our length is 20 centimeter a unit and breadth is 60. So now we try to solve the another question number 6. So yes, so you read the question number 6, I think so. 2x plus 3y is equal to 8, and we try to find out the some another equation which have the first is unique solution. और उसमें क्या लिखा है पता है? यूनिक सोल्यूशन को क्या लिखा है? इंटरसेक्टिंग द लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग द लाइन, व्हेन द इंटरसेक्टिंग लाइन, इट मींस यूनिक सोल्यूशन. a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2. अरे ये तो बड़ा सरल है, ये रेशियो आपस में सेम मत आने दो. तो हमने यहाँ पर एक अनदर इक्वेशन लिख देता हूँ. मैं लिखता हूँ इसका 3 टाइम्स कर देता हूँ, सपोज करो. तो मैंने लिखा 6x, पर इसका 3 टाइम्स मत करना क्योंकि हमें रेशियो सेम नहीं लाने. तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए 4y, और a1 अपॉन a2 इसको भी कुछ भी लिख दीजिए. जब आप इसे करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाएगा. मैं बताऊँ कैसे आ जाएगा? तो मैंने यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर चला, मैंने लिखा 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, और ये इसका आंसर आता 1 अपॉन 3. 1 अपॉन 3 और 3 अपॉन 4 बराबर है क्या? इट्स नॉट इक्वल. सो ये हमें एक कोई दी थी तो हमने उसके बेस पे क्या बना दिया? उसके बेस पे हमने बना दी यूनिक सॉल्यूशन. इट मींस द इंटरसेक्टिंग द लाइन. ठीक है, चलो दूसरा नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन शायद दिया हुआ है, तो नो सॉल्यूशन अपन देखते हैं. नो सॉल्यूशन मींस द पैरेलल लाइन. ठीक है, तो पैरेलल लाइन का अपन देखते हैं. पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन पहले मैं करता हूँ, है ना. तो नो सॉल्यूशन का तुम्हें पता है क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. अच्छा, रेशियो सेम आने चाहिए, और क्या आना चाहिए? c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो अच्छा, इसको बना दो यार, ये दोनों के रेशियो सेम आने चाहिए. तो एक काम करता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ 6x, यानी 2 3 जा 6 प्लस 3 3 जा 9. ओके, ये 2 3 जा था, इसे भी 3 3 जा कर दिया. इसे 3 जा मत करना, 3 टाइम्स मत करना, है ना. तो अपन ने लिखा इसको 10 लिख दिया, 10. यानी ये इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 3, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 3, इसका आंसर 1 अपॉन 3 आएगा नहीं. तो ये क्या बन जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इसे हम बोलेंगे कि ये है नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन को अपन, आपको पता है क्या बोलते थे? इनकंसिस्टेंट. और यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते थे बेटा? कंसिस्टेंट. ठीक है, अब आ जाते हैं एक वो पार्ट पे जब दोनों लाइन ओवरलैप कर जाए. यानी मैंने लिखा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अच्छा, आपकी बुक में इसके लिए क्या लिखा हुआ है जरा बताओगे मुझे? वहां पे शायद लिखा हुआ है कोइंसाइड लाइंस शायद, है ना. तो कोइंसाइड लाइन हुई, इसका मतलब क्या होना चाहिए? कंडीशन याद होना चाहिए बेटा. इसके बेस पे तो मैं सब कर सकता हूं और आप भी सब कर सकते. मैं क्या, आपका है भी, आपका है. मुझे क्या, मुझे एक बार समझाना है. ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो सब सारे रेशियो सेम आने चाहिए. अच्छा, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए. कितना? 4x. अरे पिछली बार 3 टाइम्स करा था, कोई जरूरत थोड़ी. दिस टाइम वी आर टेकिंग द 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y. दिस इज द 4x.
it is the 6y, and this one also the 2 times 18 to the 16, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, it means both lines are same. अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करो, देखो क्या होगा, इस लाइन को 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया 2 से डिवाइड है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3y, और ये कितना हो गया 8। ये दोनों लाइनें तो क्या आ गई, सेम आ गई ना बेटा। तो बोथ लाइन आर सेम, जब लाइनें सेम है तो वो ओवरलैप होगी, इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, तब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। इसका हर पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन है। इट मीन्स इसे लिखते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, लिख दूं मैं, हाँ सॉल्यूशन। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन कुछ भी आता है, चाहे एक आए चाहे बहुत सारे आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जहां सॉल्यूशन ना आए वहां क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो। हाँ, एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं इसी के आगे का, और उसमें शायद 2 लाइन ड्रॉ करने को दी, अपन देखते हैं क्या होता है। Okay, so the question, another question, you will be read that. Question is given x minus y plus 1 is equal to 0. So I transpose the value plus 1 to minus 1. Okay, and 3x plus 2y is equal to 12 minus 12. So I transpose the value and I got the plus 12. ठीक है? We try to find out the area also. Area also in that particular. First I will be try to plot the graph. तो जैसे अपन ने इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो फर्स्ट वी नो दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन। हाँ, वी नीड द ओनली द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, देन वी विल बी ड्रॉ अ लाइन। ओके, तो ये ग्राफ पे मैंने प्लॉट कर देता हूँ। आपको पता है कि ग्राफ जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा और आप लोग जो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, दोनों में डिफरेंस रहेगा, है ना। मैं तो ऐसा इसको देख के बना रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 0, इफ x एंड y यू विल बी पुट दैट x इज इक्वल टू 0, देन माइनस y इज इक्वल टू -1, माइनस इज कैंसल विथ माइनस, देन y इज इक्वल टू 1। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और if y is equal to 0, then x is equal to -1. I need only the 2 coordinates, not more than that. The another part, you will be again draw a table x and y, and again I have the same value of x. जरूरी नहीं कि सेम लाइन है, मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये कि x इज इक्वल टू 0, ये पार्ट हो गया कि आप डिवाइड तो वैसे ही कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, एंड y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4. The coordinates is 0, 1, -1, 0. The another one is 0, 6 and 4, 0. ठीक है। वैसे ग्राफ पेपर पे आप खुद ही पता लगा लेंगे यहाँ दोनों लाइनें कहाँ एक दूसरे, पहले अपन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, 0, 1, तो 0, दिस वन इज 1, 0, 1, दिस इज द फर्स्ट point A, suppose this is the point A. The another one is B, -1, -1, 0. The another point is B. I will be denoted and draw a line. देखो ये मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0. एक और बना लेते हैं बेटा, क्या 0, 6, तो आपको पता है इसको C नाम दे देते हैं, तो मुझे आपको समझने में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हुआ 0, 6, क्लियर, 0, 6। और ये क्या है बेटा, 4, 0, तो दिस इज द 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द 4, 0. आई विल बी पुट द नेम इज D. ओके, ये हो गया D। चलिए इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों लाइनों से मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, ये लाइन कौन सी है, तो मैंने लिखा x - y इज इक्वल टू -1, ठीक है ना बेटा। ये कौन सी लाइन है, इसको भी लिख दीजिए, 3x + 2y इज इक्वल टू 12. दिस लाइन इन इंटरसेक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आप मुझे बताओ
कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा ग्राफ पेपर होता तो पता लगा लेते, नहीं तो अपने पास में 3 मैंने आपको बता रखी है। 3 we can try to find out the value of x and y by 3 method. The first method in the first video, it is equating the coefficient. पहली नहीं होती लेकिन equating the coefficient. The another one is क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप पिछला वीडियो देखना, मेरे बहुत अच्छे समझाया उसमें, है ना। और थर्ड वन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई विल बी ट्राई टू दिस इक्वेशन सॉल्व विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ, बच्चों को कठिन लगती है कभी कभी, लेकिन अपन करते हैं, देखते तो हैं कहाँ से आता। 3x प्लस कितना लिखा हुआ है, 2y इजिकल टू 12। देखता हूँ मुझे भी इसमें कितना। अच्छा एक काम करते हैं, x इजिकल टू, पहली इक्वेशन वो उसको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया y माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड। समझ रहे हैं आप, ये y जो था ये माइनस का y इधर ले आया तो प्लस का y, प्लस y माइनस 1, x इजिकल टू। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये लिखा 3, x की वैल्यू क्या है बेटा, y माइनस 1, 3, x is equal to y minus 1, so substitute, and this one is 2y is equal to 12. Then another part is 3y minus 3 plus 2y is equal to 12. हाँ, तो ये कितना हो गया बेटा, 5y is equal to 15. Then y is equal to 3, x is equal to y minus 1, it means 3 minus 1 is equal to 2. तो हमने ऐसा देखा कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया है वो कितना आ गया बेटा, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2, 3। हाँ, तो 2, 3। नाउ आई जस्ट वांट, ये सिंपल था ना, हाँ है ना। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, मुझे ऐसा लगता है उसमें दिया है, और नहीं भी दिया हो तो मैंने क्या करा, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो बन रहा है उसका एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस पे निकाला है। अच्छा जरा बताओ मुझे ये कितना है लेंथ, व्हाट इज लेंथ, इज नॉट द नेगेटिव वन। तो 1 2 3 4 एंड 5, द लेंथ इज 5 यूनिट। सेंटीमीटर अभी दिया हुआ नहीं, ठीक है। और ये कितना है बेटा, ये हाइट है। हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो y इज इक्वल टू कितना दिया है, 3। तो एरिया of this triangle, I will given the name, this is the B point, it is B, this is the D point, and this point is something else, E. Area of triangle is equal to 1/2 base into height, then 1/2. What is the base? Base is 5 unit and height is how much, 3 unit. The answer is 7.5 unit स्क्वायर यूनिट, ऐसा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा कोई अपने से पूछे कि यार इसका कभी निकालना हो तो ये लेंथ होती x, तो ये x इज इक्वल टू 2 है, और ये पार्ट कितना है, तो हमने कहा 1 2 3 4। यहां पर ऐसा बता दूं क्या आपके लिए कि एरिया ऑफ दिस वन, तो हमने लिखा 1/2। बेस कितना था बेटा, अभी देखा था 1 2 3 4, ना ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, हाँ 5 है। और हाइट कितनी है, हाइट है 2, 2 से 2 कैंसल, इट इज 5 ऑन द y एक्सिस। दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द y एक्सिस, एरिया ऑन द ट्रायंगल ऑन x एक्सिस। मैंने दोनों बताने की कोशिश करी है। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट है, मुझे लगता कि यहीं पर एंड होता है ना। x ये बोल रहे हैं एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो मैंने तो क्या करा, आप बच्चों के लिए है ना दोनों पार्ट कर दिए। ये इसको भी x एक्सिस भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार क्लियर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। सो इन द अनदर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3, हाँ इन द अनदर क्वेश्चन इट इज रिटन दैट सॉल्व, है ना। तो ये दो इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे इस बार तो मैं है ना इसे
आपको दिख रहा है इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट, वो तो पहले से है, कोई कर दे क्या, कोई भी जरूरत नहीं। देखो एंड ऐसा लिखा है सॉल्व दिस इक्वेशन, यानी इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। देखो a1/a2 1/1, लेकिन ये 3/-4 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब यूनिक पॉइंट जरूर आएगा, एक पॉइंट, यानी एक कोऑर्डिनेट जहां आएंगे जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी। चलो खैर, तो इसने लिखा है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, यानी इसमें से जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी ना उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और तुरंत मैं कर रहा हूं इस बार, आपको पता है चेंज द साइन, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्लस का 2x माइनस का 2x अलग हो जाएगा। अच्छा मैं आपके लिए ऐसा भी बना देता हूँ यार कि आपको बेटर है, ये प्लस ये माइनस दिख रहा ना, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x तो कैंसिल हो गया, 3x 4y कितना हो गया 7y, 7y इज इक्वल टू कितना 35, y इज इक्वल टू कितना हो बेटा 5। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने लिखा बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, लिख दो, हाँ ठीक है। चलो y की वैल्यू भी लिख देते हैं, 2x इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू -4, हाँ यार अब ज़्यादा नहीं लिखता, 11 माइनस 15 माइनस साइन उसका आएगा, x इज इक्वल टू -2, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया -2, 5, यानी x is equal to -2, y is equal to 5. Substitute in this particular one. This is the 5. m is I don't know. This one is -2 plus 3. एक काम करते हैं, +3 को इधर ले आते हैं, तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, ये कितना हो गया -2m आ गया, करेक्ट है ना, हाँ करेक्ट है, ये +3, ये कितना आ गया 2 इज इक्वल टू -2m, ये से ये कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, -1 इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू कितना -1। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ, तुरंत तेजी से अपन सॉल्व कर ले और हम देखते हैं कि द अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल बी ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, तो मैंने ऐसे दो नंबर ले लिए, फर्स्ट इज x, another is y, the difference it means the minus x, the difference between the two number is 26। और मैं बच्चों से बार बार पूछता हूँ, हाँ कैन यू एक्सप्लेन दैट विच वन इज ग्रेटर वन, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, x की, क्योंकि x में से ये हो रहा है पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो विच वन इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर, एंड द अनदर इक्वेशन इट इज गिवन दैट, है ना, उसमें एक और पार्ट दिया हुआ है क्या, कि द वन वैल्यू इज 3 टाइम्स द अदर वन, पहला वाला जो है वो दूसरे से कितना है 3 टाइम्स है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, 3 टाइम्स है, दोनों को आपस में इक्वल करना, लेकिन मैंने बता रखा है बड़े मतलब हमेशा मल्टीप्लाई किस में होता है, छोटे में, तो छोटे में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े के बराबर बन जाएगा। मैं बार बार एग्जांपल भी देता हूँ, आपकी एज 15 ईयर, फादर की एज 45 ईयर, दोनों की एज सेम करना हो, आपकी एज में 3 का मल्टीप्लाई करना, जो छोटा है उसकी एज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ, तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे पार्ट से सॉल्व कर लेता हूँ, हटा मैं इसको हटाता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, लास्ट में कोई लिखा नहीं रहता है ना, तो मैं इसे है ना सब्स्टिट्यूट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये कितना आ गया बेटा 3y, ये इसमें x की जगह कितना रख दिया 3y, चलो मैं एक काम करता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 13, सॉरी 2y इज इक्वल टू 26 ही है, तो y इज इक्वल टू, दिमाग थोड़ा सा आगे भाग रहा है, उसको आंसर तुरंत दिख रहा है तो वो जल्दी कर रहा है कि आंसर जल्दी निकालो, y इज इक्वल टू कितना 13, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 3y, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट आंसर, 3 into 13, व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, रीचेक द क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस
39 माइनस 13 कितना आ रहा है 26, इसका मतलब ये सही। हाँ, और x मतलब 39 इज इक्वल टू y मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ रहा है क्या? दूसरा भी आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो क्वेश्चन करा है, अभी तो मैंने करा, बाद में आप भी करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन जो हमने करा है वो क्या है? करेक्ट, हमने इसका आंसर निकाला। एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, जहां पर सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में लिखा है। आप क्वेश्चन पढ़े, मैं तब तक उसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। सो the supplementary angle, we know that the supplementary angle, the sum of the two angles is 180 डिग्री। हाँ, तो मैंने लिखा दो सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैंने सप्लीमेंट्री एंगल का तो बिना उसमें देखे जैसे सप्लीमेंट्री हुआ, इसका मतलब द एंगल, the sum of the two angles is 180 degree. This is the first equation and it is given that the larger angle is exceed by the smaller by 18 degree. लिखा हुआ है, देख लो, आप पढ़ के देख लो, उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा, मैंने इसे लार्जर मारा, उसमें से स्मॉलर को माइनस करा, कितना आ गया? 18 डिग्री। अरे वाह, ये तो बढ़िया है हुआ। क्या आपको दिख रहा है क्या? दोनों को सम कर दीजिए, सम ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। कभी कभी यहाँ पर ऐसा लिख भी दिया करिए, बहुत अच्छे। दोनों को सम करा, 2x इज इक्वल टू 198, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट है बेटा? तो मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 99, इट मीन्स y इज इक्वल टू 81 डिग्री। हाँ, देख लीजिए आप लोग, वो कर लेंगे आप लोग, है ना। तो ये बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी अपन खत्म करें। एक नया क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ना, ये सेकंड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से मैं पढ़ता हूँ। ऊपर आप देखें तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसे देखें, हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपने रीड करा और उस पर से मैंने इक्वेशन बना ली। हाँ, इक्वेशन मैंने बना ली और कुछ पार्ट मैंने सॉल्व करके भी पहले से देख लिया। हाँ, कैसे? तो हमने देखा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, 7 वेट। आपको याद होगा पिछली वाले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें बॉल की कीमत 0 आई थी, फ्री में दे रहा था बॉल। हाँ, चलिए यहाँ देखें, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड, वी विल बी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट। मैंने आपको तीनों समझा रखी। मैं एक काम करता हूँ, मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, जिससे x के कोएफिशिएंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, द अनदर वन इज द सेकंड। दिस इज 21x प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 11,400 रुपीज। उसने दिया है 7 बेट्स and 6 balls. The another 3 baits and 5 ball have the cost 1,750 rupees. So 21x इस पूरे में मल्टीप्लाई होता है बेटा, इतना तो आपको पता है। 35y, मैं ऐसा मानता ही नहीं कि आपको आता नहीं होगा। 1750 मल्टीप्लाई बाय 7, I have the 12,250 rupees. सही है, 250 रुपीज। नाउ आई थर्ड एंड 4 आई विल बी सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस। आपको पता है ना कि एक चीज कैंसिल करनी होती है, x अगर कट गया तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? y की। तो 18 माइनस 35, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द y, सो आई विल बी टेक 17y एंड आई ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड 600 and 250, it is minus 850. So minus is cancelled with minus, 17 5s. So my answer is y is equal to 50 rupees. It means the cost of the ball is 50 rupees. बॉल की कास्ट कितनी? 50 रुपीज। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। कितनी बार तो आपको बोला यार, इसको अपन लिख लेते हैं 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। कहाँ है यार? ये 7x से लिख देते हैं। अच्छा, 6 बॉल की 50 रुपये की एक आ रही है, आपको पता है, आप तो बॉल तो लेके आते हैं, आपको पहले से पता है कितने का आएगा। तो 7x इज इक्वल टू 7x, इसको उधर ले जाते हैं 3500, x इज इक्वल टू 500 rupees. What is the cost of bait? 500 rupees. What is the cost of
ball, it is 50 rupees, and find the cost of each ball and each bet. तो बेट की कॉस्ट भी निकाल ली हमने और बॉल की कॉस्ट भी निकाल ली। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से अपन देखते हैं। आपको पता है जब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको पता है कि जैसे हम टैक्सी में कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, वो मीटर डाउन होता है ना, तो जैसे मीटर डाउन होता है टैक्सी में अपने यहाँ नहीं होता है, पर जैसे मीटर डाउन होता है उस पर एक अमाउंट आ जाता है, 15 रुपीज़ 25 रुपीज़ कुछ भी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमने ऐसा मान लिया कि फिक्स्ड चार्जेस जो है उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एक्स से, और जो वेरिएबल चार्जेस है, जो पर किलोमीटर चार्जेस जो है वो अपन किससे रिप्रेजेंट कर दें, वाई से। हाँ, तो चार्जेस आप समझ गए। हमें ऐसा दिया है द फिक्स चार्जेस प्लस द चार्जेस ऑफ 10 किलोमीटर। तो मान लो ये 2 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहा हो तो 10 × 2 कितना 20 रुपीज़ है ना। तो जितने किलोमीटर, उसने बोला 10 किलोमीटर जाना है ना, तो हमें पता है 10 किलोमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, इट इज़ अ वेरिएबल। ये और ये अलग अलग है, इसका मान लीजिए इसका 100 रुपये है, हो सकता है इसका 10 रुपये हो, 5 रुपये, जो भी हो, है ना। ठीक है, तो दिस इज द फिक्स्ड चार्जेस। जैसे मीटर डाउन कराइए आ जाएगा, लेकिन फिर पर किलोमीटर चार्जेस जो है ये आएगा। ठीक है, आप पता चले ऑटो में टैक्सी में बैठ गए और उतर भी गए तो इतना तो ले लेगा, हाँ झगड़ा करो बात अलग है। अच्छा ठीक है, तो ये रुपीज़ जो दिया है ये 105 रुपीज़ अपने को दे रखा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। द अनदर वन इज x × 15y। 15 क्यों? क्योंकि उसने बोला है 15 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो उसका अमाउंट जो बन जाएगा टैक्सी वाले का वो कितना बन जाएगा, 155। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा। इस बार इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑलरेडी हमें दिए हैं। साइन चेंज 1 - 2, तो साइन चेंज इट इज माइनस, दिस वन इज प्लस, माइनस में कन्वर्ट, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए माइनस में कन्वर्ट हो गया। एक्स से एक्स, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसल, माइनस का 5y बिकॉज इट इज द ग्रेटर वन, एंड -50। ओके, देन y इज इक्वल टू हाउ मच, 10 रुपीज़। वेरिएबल चार्जेस, पर किलोमीटर चार्जेस जो है वो 10 रुपये है, और ये अपने को निकालना कि फिक्स चार्जेस कितना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा x + 10y इज इक्वल टू 105। हाँ, x कितना है बेटा मुझे पता नहीं, ये आ गया 10 × 10 इज इक्वल टू 105। हाँ, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू कितना, 5 रुपीज़। कौन सा चार्जेस है ये, फिक्स्ड चार्जेस। जैसे ही टैक्सी में बैठे उसने मीटर डाउन करा तो 5 रुपीज़ तो होंगे ही होंगे, बनेंगे। और फिर पर किलोमीटर चार्जेस उसके कितना है, 10 रुपीज़। अब अपने से ऐसा भी पूछा है कि भाई साहब अगर आप है ना 25 किलोमीटर अगर जाओगे तो हाउ मच अमाउंट विल बी पेड। हाँ, तो हम क्या बोले कि तब अपन क्या लिखेंगे, फिक्स चार्जेस प्लस 25y, व्हाट इज द वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 प्लस 20, y इज इक्वल टू 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 10, इट इज 255 रुपीज। दिस इज द अमाउंट यू विल बी पेड फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने बोला फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। क्लासरूम में जब मैं करवाता हूं ना तो ऐसे 3 क्वेश्चन हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, 3 क्वेश्चंस आर देयर, और उन सभी को एक जैसे करवाता हूं। एक जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी का है, और एक क्वेश्चन जो है वो हॉस्टल चार्जेस का है। हाँ, हॉस्टल चार्जेस पे वो जो लंच या डिनर जो लेते हैं ना उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे और हैं, लेकिन इस समय मैंने ये करा। एक क्वेश्चन और अच्छा सा मेरे पास में है, तो हम देखते हैं उसे। So the one another question number 3.3 exercise question number 3 and part is 5th. हाँ, in this question it is written that a fraction, तो फ्रैक्शन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया x/y से। हाँ, तो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट x ले लिया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट अपन ने क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है भैया, चलिए तो हमने ऐसा देखा इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज रिटन दैट if we add 2 in the numerator 2 in the denominator it becomes इसका मतलब ये ऐसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, the value is 9/11 when we add the 2 in the numerator 2 in the denominator, when we add the 3 in the numerator 3 in the denominator, it becomes 5/6। then find out the value of
फ्रैक्शन। चलो तो अपन निकाल लेते हैं यार, कुछ नहीं, आप लोगों को पता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 11x + 2 इज इक्वल टू 9, कितना लिख दो बेटा, y + 2। अच्छा यहाँ से इक्वेशन बना ही लेते हैं अपन, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ओहो चलिए इसे इधर ले लें, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, 18 में से -22 -4, हाँ सही है, क्यों, ठीक है। तो ये आ गया द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आई से दैट। अच्छा इसको भी कर लेते सॉल्व, क्योंकि यार इसका मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर देयर, x + 3 5, अरे वाह। चलिए तो मेरे पास आ गया 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, देखते हैं अपन, कुछ भी होगा, आएगा तो आंसर। चलिए 6x - 5y इज इक्वल टू -3। हाँ कहीं गलती हो मुझसे तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अच्छा चलिए तो देखें क्या, अच्छा इसमें अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपन एक ही काम कर सकते हैं कि वो इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट लगा देते हैं ना, इक्विलेटिंग द कोएफिशिएंट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर देखा 11x किधर था, अच्छा ये a था ना 11x। अच्छा यहीं से समझा देता हूँ यार, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते, 11 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, देखते हैं अपन क्या होता है, आता भी है आंसर, नहीं आता तो मैंने देखा इसमें 6 का करा यार, तो 6 का करा तो 66x, हाँ इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे आप लोग अब समझदार हो गए हो, ठीक है। तो 66x, 6 का मल्टीप्लाई करा -54y, ठीक है भैया, और इसमें किसका 6 का कर रहा ना, -24 आ जाना चाहिए यार, अगर गलती ना हुई हो मुझसे तो। 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 66x, 11 का मल्टीप्लाई करा -55y, और 11 का मल्टीप्लाई करा तो यह आ गया -33। सही है क्या, चलिए तो इसे अपन इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं यार बेटा, इसे अपन कौन सी बोल देते, फोर्थ बोल देते हैं। तो अपन लिखते हैं थर्ड -4। आप लोगों को पता है ये माइनस ये प्लस, गोला ऐसे लगा दीजिए, सर्कल कर दीजिए तो थोड़ा ध्यान रहेगा, ये ऐसा कर दिया। अच्छा ये जो आया 55 में से 54 गया तो भाई ही आया यार, भाई आया, और प्लस का 33, और इसको अगर कर दिया तो ये कितना आया, 9 आ रहा है शायद, 24 + 9 33, तो ये प्लस का 9 आ गया, y इज इक्वल टू कितना, 9। अब मैं देखता हूँ, मुझे भी पता नहीं कि ये क्या है ना बेटा, तो मैं ऐसा देखा, इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, अच्छा 1 2 3 4 किसी में भी रख दीजिए, आंसर वही आएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में रख देते यार, हाँ बेटा सेकंड में रख देते। तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, 6x, मेरे पास थोड़ा जगह कम पड़ रही है अब, पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप जो लोग ध्यान रख लेना, -3, y इज इक्वल टू कर रहा तो 6x, ये कितना है बेटा, -45 इज इक्वल टू -3। अच्छा इसको इधर ले जाते हैं तो बेटा ये हो गया 6x इज इक्वल टू 42। अब मेरे थोड़े अक्षर भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि मुझे नीचे थोड़ा जाके लिखना पड़ा, तो हमने लिखा 7 6 42, x इज इक्वल टू 7। माई आंसर इज x अपॉन y, x माई फ्रैक्शन इज मैं यहाँ आ जाता हूँ यार, यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ देखें, फ्रैक्शन इज हाउ मच, वेयर इज 7/9, कितना 7/9, करेक्ट। अच्छा 7 में 2 प्लस कर दोगे तो कितना 9, क्योंकि x की वैल्यू 7 है, 7 + 2, और इसको कर दोगे तो कितना 9 + 2 11। हाँ भैया ये मेरा सही है, कर दिया बहुत अच्छा, चलो हो गया। अच्छा इधर आओ यार, इधर आओ, तो इधर अगर देखें तो x इज इक्वल टू कितना है भाई, चलो कितना 7 है ना, 7 + 3 कितना आएगा 10, और 9 + 3 कितना 12, इट इज 5, इट इज 5/6। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। क्वेश्चन कौन सा था, वो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, और एक पार्ट और बचा है, उसे कर ले तो 3.3 पर एंड करेंगे अपन। सो आई विल बी टेक द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज x ईयर, प्रेजेंट, हाँ 8 प्रेजेंट, एंड सन एज इज y आफ्टर अ 5 ईयर। तो मैंने लिखा x + 5
और फादर जो हैं, सन जो है वो y+5, एज 5 साल बढ़ गई। लेकिन इस समय टाइम्स कितना है, 3 टाइम्स, तो सन की एज में मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है ना बेटा। तो ये आ गया x+5 इज इक्वल टू 3y + 15। कितना आ गया, x - 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। द अनदर इक्वेशन, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं मैं, अनदर इक्वेशन, इट इज 5 years ago, the value is x - 5 and sun age is y - 5. This time the sun is 7 times, हाँ टाइम्स बढ़ गया, पिछली बार 3 times था। तो हमने देखा x - 5 is equal to 7y - 35. Then my answer is x - 7y is equal to -30. This is the second equation. ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आई है, पहली इक्वेशन आई है x, मैं ऐसा लिख देता हूं, x - 7y is equal to -30 and the another part is x - 3y is equal to 10. This is the second, this is the first, second minus first. देखें जरा, तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस, दिस इज द -4y इज इक्वल टू -40। देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10, y इज इक्वल टू 10। और x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू 3y + 10, 3y + 10 यानी 30 + 40 है। ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। सन की एज कितनी आई है, कहाँ है, ये रही 10 years, और फादर की एज 40 years एट प्रेजेंट। हाँ जरा अपन इससे भी समझ ले, आज अगर अपने पास में एज है 40, मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, है ना बेटा, देखें जरा, फादर की एज 40, ये कितने साल के हैं भाई साहब, अभी 10 साल के। अच्छा ठीक है, 5 साल पहले ये कितने के होंगे, 35। ये भाई साहब कितने के रहे होंगे, 5 years के। कितना टाइम से जरा बताओ, 7 times। हाँ भाई सही है। और ये देखो तो जरा, 5 साल बाद कितना, 45। 5 साल बाद ये भाई साहब अपने कितने हो गए, 15। कितने टाइम्स, 3 times। माई आंसर इज द एज ऑफ जेकब इज 40 years, द एज ऑफ सन इज 10 years। तो चलिए आज अपने कौन सी एक्सरसाइज करिए, 3.2 एंड 3.3। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।